नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606086445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। जी हाँ, ये पॉलिटी का पहला वीडियो होगा और इसके बाद एक दो और वीडियो हो जाएंगे और पॉलिटी का भी सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ताकि ये जो आपका बीपीएससी का 67th का एग्जाम आने वाला है या फिर इसके बाद जो भी एग्जाम आने वाला है, इन सब में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं जहां से आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या फिर भारत के महान्यायवादी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को लिख करके अपना त्याग पत्र वो दे सकता है। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में 124 आर्टिकल से लेकर 147 नंबर आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के द्वारा जो है इसमें महाभियोग भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं वो दो तरह से हटाए जा सकते हैं। एक तो अपना त्याग पत्र दे देते हैं और दूसरा क्या होता है कि महाभियोग की प्रक्रिया चलती है उन पर। ठीक है, अब महाभियोग की जब प्रक्रिया चलती है तो लोकसभा से कम 100 मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए और राज्यसभा की यदि बात करें तो कम से कम 50 मेंबर्स के द्वारा वो जो प्रस्ताव होगा, ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव होगा, उसका अनुमोदन आवश्यक है, तभी जाकर के वो प्रस्ताव आएगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन? जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, बीडी शर्मा या फिर BR अम्बेडकर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका काका साहेब कालेलकर। जी हाँ, काका साहेब कालेलकर जो थे वो प्रथम पिछड़ी आयोग के सभापति थे। प्रथम पिछड़े आयोग का गठन जो है वो किया गया था 29 जनवरी 1953 को गठन किया गया था प्रथम पिछड़े आयोग का। ठीक है, और काका साहेब कालेलकर जो थे उसके प्रथम सभापति थे। आर्टिकल 340 के तहत जो है इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्य के राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा? आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर के द्वारा। जी हाँ, राज्यों के राज्यपाल के द्वारा ये जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अब जो नियुक्त जो किए जाते हैं वो तो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन पद से अगर हटाना हो तब राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं राष्ट्रपति और नियुक्त कर सकते हैं राज्यपाल। ठीक है, ये याद रखिएगा जरूर। ठीक, राज्यपाल को हटाने की शक्ति नहीं है। ठीक, भाग 14 में, संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक दिया हुआ है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। ये भी आप याद रखिएगा। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका रिटायरमेंट जो होता है या तो नियुक्ति से 6 वर्ष तक वो कार्यरत रहते हैं या फिर 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक रहते हैं। ठीक है, जो भी पहले आ जाए उसके हिसाब से वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो कार्यकाल भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
लोक सेवा आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर लोक सेवा आयोग गलत लिखा हुआ है, लोकसभा है। ये जो है आपका लोकसभा है, तो ये लोक सेवा आयोग हटा दीजिए, लोकसभा कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? 25 साल। लोकसभा के लिए 25 साल है और राज्यसभा के लिए कितना है? 30 साल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वैसे तो प्रधानमंत्री इसके बारे में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, तभी वो नियुक्ति करता है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330, 331, 332 या फिर 333। आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 के तहत जो है रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा वाज मेड। ठीक, याद रखिएगा, आर्टिकल 330। सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य हैं? सॉरी, हाँ, यहाँ पर एससी सदस्य, एससी सदस्य जो है, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के 84 सदस्यों का आरक्षण किया गया है, और एसटी से कितने सदस्यों का आरक्षण किया गया है? 47। याद रखिएगा, आर्टिकल 334 में के अनुसार जो है आर्टिकल 334 में इसके लिए संशोधन किया गया। ठीक है, आर्टिकल 334 में इसके लिए संशोधन किया गया, और संशोधन जो था वो आपका 95th संशोधन था। ठीक है, और इसे जो है 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले जो है आपका जो आरक्षण किया गया था ना, उसको हर एक बार जो है 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा। तो लेटेस्ट जो किया गया है 95th संशोधन किया गया और 2020 तक के लिए यह प्रावधान बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल 334 में संशोधन किया जाता है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है कि संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता भी है, या फिर संसद में वोट दे सकता है। तो संसद में बैठता तो नहीं है, वोट भी नहीं दे सकता है। संसद का हिस्सा नहीं होता है, ये भी सही नहीं है, संसद का हिस्सा होता है। संसद जो है वो आपकी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट के मिलने से बनती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का हिस्सा होता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 33, 40, 48 या फिर 50। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40, और ये किसके तहत है? डीपीएसपी के तहत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत जो है आपका आर्टिकल 40 है, जो कि यह देता है आपको पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। इसके अलावा यदि पंचायत की बात करें तो 73rd अमेंडमेंट इसके लिए किया गया था 1992 में। ठीक है, ये अमेंडमेंट जो है ये भी पंचायती राज से संबंधित है, और यह जो है आपका 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। मतलब इस तारीख को तो यहाँ पर ये विधेयक पारित किया गया था और कानून बनाया गया था, और यहाँ जो है ये जो अमेंडमेंट किया गया था, और यहाँ पर जो है 24 अप्रैल 1993 को यह अमेंडमेंट जो है वो प्रभावी हो गया था। ठीक है, और इसके तहत खंड 9 भाग 9 में, यहाँ पर भाग 9 में 243 से लेकर 243(9) तक अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक है, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243(9) तक जोड़े गए थे, और यह जो है 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, और इसके तहत जो विषय है वो है 29 विषय। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, और ये जो 29 विषय दिए गए हैं ये आर्टिकल 243G के तहत है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन गया दोस्तों, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? 1998, 99, 2000 या फिर 2001। सबको पता होगा शायद, ये 15 नवंबर 2000 को ये हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया था। चलिए आगे देख लेते हैं,
निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों के परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज सरकारिया कमीशन विच वाज एम्पावर्ड टू रिकमेंड चेंजेस इन सेंटर स्टेट रिलेशंस सबमिटेड इट्स रिपोर्ट? 1983, 1984, 1985 और 1987? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें 1987। 1983 में इसका गठन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 1983 में इसका गठन किया गया था सरकारिया आयोग का। किसकी अध्यक्षता में? तो नाम था रंजीत सिंह सरकारिया, ठीक है, रंजीत सिंह सरकारिया के अध्यक्षता में किया गया था। 3 सदस्य थे इस आयोग में, ठीक है। 1987 में इसने अपना रिपोर्ट पेश किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1987 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280, 269, 268 या फिर 265? आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। हर एक 5 साल पर इसका गठन जनरली किया जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का जो वितरण होता है वो इसका काम होता है। राजस्व के वितरण पर सलाह देता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल में, ठीक, ये भी याद रखिएगा। ये जो है एक अर्ध न्यायिक है, मतलब कि अर्ध न्यायिक, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं संवैधानिक, क्योंकि ये संविधान का भाग है, तो अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है। तो अर्ध न्यायिक हो जाएगा, संवैधानिक हो जाएगा और सलाहकारी निकाय हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों शब्द इसके लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। अब यदि हम लोग देखें तो अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो है 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, जिसका गठन 2017 में किया गया, ठीक। और अभी जो अध्यक्ष है वो कौन है? NK सिंह है, ठीक है, ये याद रखिएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? NK सिंह है, ठीक। 2020 से लेकर 2025 तक इनका कार्यकाल है। ये जो वित्त आयोग चलेगा 2020 से लेकर 2025 तक ये चलेगा, इसका कार्यकाल, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, और प्रथम जो हुआ था, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे, ठीक। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर भी बन गया आपका। ऐसे ही एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 में दिया हुआ है भारत के महान्यायवादी के बारे में, ठीक है। और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और इसका कार्यकाल जो होता है वो निश्चित नहीं है। कार्यकाल जो है वो संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो अभी जो हमारे महान्यायवादी हैं वो कौन है? के वेणुगोपाल है, के वेणुगोपाल है, याद रखिएगा, ठीक है। 15वें हैं ये, ठीक। और इनको जो है 2017 में नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक। और महाधिवक्ता की जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी तरीके से राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और यह जो है आर्टिकल 165 के तहत राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासी परिषद है यानी कि ऑटोनोमस काउंसिल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। कब बना केंद्र शासित प्रदेश? तो 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। 69वां अच्छा, दिल्ली NCR कब बना? नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली जो है वो कब बना? 69वां संशोधन 1992 के तहत जो है इसको बनाया गया, NCR बनाया गया, ठीक है। इसके तहत 239 AA आर्टिकल जोड़ा गया संविधान में और इसमें कहा गया कि दिल्ली जो होगा वो नेशनल कैपिटल रीजन होगा और इसके जो प्रमुख होंगे उनको उपराज्यपाल कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा 239 AA, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? योजना आयोग एक है, क्या है? मंत्रालय है, प्रशासनिक विभाग है, सलाहकार निकाय है या फिर स्वायत्त निगम है? योजना आयोग आखिर क्या है?
यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो योजना आयोग जो है एक सलाहकारी निकाय है, ठीक है। योजना आयोग जिसके स्थान पर आपका 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। आपको पता ही होगा नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो योजना आयोग जो है वो एक संविधानेतर निकाय है, ठीक है। संविधानेतर निकाय है क्योंकि संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। इसके बाद देखें तो गैर वैधानिक है क्योंकि किसी भी कानून के तहत जो है इसका गठन नहीं किया गया योजना आयोग का, ठीक है। तो ये जो था, सॉरी है नहीं बोलना चाहिए, था बोलना चाहिए। तो संविधानेतर निकाय था, गैर वैधानिक निकाय था और सलाहकारी निकाय था, ठीक है। सलाहकारी निकाय था, यह सलाह दिया करता था विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में, ठीक है। और 1/1/2015 को किया गया नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर। तो ये तो आपको बता ही दिया मैंने। चलिए, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या फिर भारत की संसद के द्वारा? संसद तो उस समय था भी नहीं। गवर्नर जनरल के द्वारा बिल्कुल नहीं होगा, ब्रिटिश संसद के द्वारा बिल्कुल नहीं होगा, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। और कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी को हुआ, याद रखिएगा, ठीक। 26 जनवरी 1950 को हो गया। और आखिरी बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन राष्ट्रपति चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। इसी यही कारण है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत एक संप्रभु देश है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना इसके साथ शुरू होती है। संविधान की प्रस्तावना किस चीज से शुरू होती है? लोकतांत्रिक भारत, लोग लोकतंत्र, प्रजा गणराज्य या फिर हम भारत के लोग। शुरू किससे होता है? हम भारत के लोगों से शुरू होता है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से यह शुरू होता है, ठीक है। इस कारण से यह जो है अपना भारत जो है वो एक संप्रभु देश है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी धन विधेयक पेश किया जा सकता है और एनी मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों सदनों में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। आंसर क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा में। यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है, मतलब पेश करने की बात हो रही है, तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 के तहत आता है, 110 के तहत आता है। लेकिन आर्टिकल 109 में किस प्रकार से पास किया जाएगा धन विधेयक को, उसकी प्रक्रिया का वर्णन जो है आर्टिकल 109 में दिया हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा। अब यदि हम लोग बात करें तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा स्पीकर लेते हैं, ये याद रखिएगा। और धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पहले किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो प्रेसिडेंट की सहमति आवश्यक होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रोक सकता है? तो 14 दिनों तक, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया है ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन आपका इसमें भी हो गया। चलिए, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार सम्मिलित हैं, किस सम्मिलित निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है वो किस में सम्मिलित है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, 13 से 36, 15 से 39, 16 से 40। आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक आपके भारत में क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार दिया हुआ है 12 से 35 तक, ठीक। अब इसमें समता का अधिकार है, समानता या फिर समता का अधिकार है, यह है आपका 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। फिर आपका स्वतंत्रता दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है, ये कब कहां से कहां तक है? 23 और 24 में है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपका दिया हुआ है 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद फिर आपका कौन सा अधिकार है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये जो है आपका वो दिया हुआ है 29 और 30 में। देखिए 31 में जो है संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन उसको जो है 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटा करके और भाग 12 के तहत अनुच्छेद
300 क में रख दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया। और अनुच्छेद 32 जो है उसमें है आपका क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए, ये सब मैंने बता दिया मौलिक अधिकारों के बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पंचायती राज एक विषय है। पंचायती राज किसका विषय है, ये पूछा जा रहा है। समवर्ती सूची, केंद्र या संघ सूची, राज्य सूची या फिर अवशेष शक्ति की सूची। देखिए, संविधान के शेड्यूल 7 में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। पहला है आपका संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अब उसमें पंचायती राज किसका विषय है, तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, यह याद रखिएगा। ठीक है, और अवशेष शक्तियां जो होती हैं वो हमेशा केंद्र के पास होती हैं, ये भी याद रखिएगा। अवशेष शक्तियां या फिर रेसिड्यूरी पावर या फिर अवशिष्ट शक्तियां भी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अनुच्छेद 32, 40, 49 या फिर 51। आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा, जो कि किसके तहत है, डीपीएसपी के तहत है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट, सभी मामलों पर अंतिम अधिकार है इसका, हैज फाइनल राइट ओवर ऑल द मैटर्स, राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप तय कर सकते हैं, कैन फ्रेम चार्जेज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, उच्च न्यायालयों द्वारा तय किए गए मामलों पर चर्चा कर सकते हैं, यानी कि कैन डिस्कस द मैटर्स डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट्स, या फिर किसी भी राज्य द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकता है, कैन वॉइड द लॉ मेड बाय एनी स्टेट। तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा का अर्थ है डी नंबर, किसी भी राज्य द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकता है न्यायिक समीक्षा के तहत। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना जरूरी है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और यहाँ पर एक केस जो है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। ये हुआ था 1975 में, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना के तहत बताया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। चलिए 1975। आगे, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, 7वीं अनुसूची में, या फिर संविधान की प्रस्तावना में। तो कल्याणकारी राज्य जो है आदर्श वर्णित है किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है, जो कि 36 से लेकर और आपका 51 तक अनुच्छेद है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है आपका मौलिक कर्तव्य, और उसी में आपका ये वर्णित है कल्याणकारी राज्य का आदर्श। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव किसके द्वारा होता है, संसद के सभी सदस्य, लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, लोकसभा के सभी सदस्य, या फिर लोकसभा के प्रमुख दलों के सदस्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्य जो हैं वो मिल करके लोकसभा के स्पीकर का चयन करते हैं। संसद तो शामिल होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो राज्यसभा भी आ गया। और लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से तो कौन चुने जाते हैं, एमपी चुने जाएंगे, लेकिन उन्हीं में से जो लोकसभा के एमपी चुने जाएंगे, उसी में से एक लोकसभा स्पीकर चुना जाएगा, जो कि लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद। अच्छा, इसके तहत अनुच्छेद जो है वो है 93 से लेकर 97 तक। ठीक है, अनुच्छेद 93 से लेकर 97 तक है इसके लिए। ठीक, लोकसभा स्पीकर के चुनाव। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री तो हटा नहीं सकता, प्रधानमंत्री को तो उल्टा राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना। लोकसभा तो हटा नहीं सकती, भारत के मुख्य न्यायाधीश पे नहीं हटा सकते, कौन हटा सकती है, संसद हटा सकती है। किस माध्यम से, महाभियोग के माध्यम से। राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से संसद हटा सकती है। ठीक, याद जरूर रखिएगा, महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब तक मंत्री पद पर बने रह सकता है, 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 साल तक, या फिर समय की कोई पाबंदी नहीं है।
बिल्कुल समय की पाबंदी है। अधिकतम 6 महीने तक ही वो मंत्री रह पाएगा या फिर प्रधानमंत्री रह पाएगा। 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या फिर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी अगर केंद्र में है तो, और यदि राज्य में है तो उसको एमएलए बनना होगा या फिर एमएलसी बनना होगा, मतलब विधानसभा का सदस्य बनना होगा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, तभी जाकर के वो मंत्री रह पाएगा। अगर 6 महीने तक अगर 6 महीने तक वो सदस्य नहीं बनता है विधायिका का, तो क्या होगा, उसको त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, उसका मंत्री पद चला जाएगा। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, या फिर जो भी राष्ट्रपति निर्धारित करे। इसके लिए दिया हुआ है कि 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो है 6 महीने का समय होना चाहिए। वैसे जनरली 3 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मॉनसून सत्र, ठीक, मॉनसून सत्र जो कि आपका फरवरी के आसपास में बुलाया जाता है। इसी को आपका बजट सत्र भी कहा जाता है, मॉनसून या फिर बजट सत्र। दूसरा एक होता है आपका बजट सत्र, पहला जो होता है बजट सत्र, दूसरा होता है आपका मॉनसून सत्र, ठीक, और तीसरा होता है आपका शीत सत्र। ठीक, ये जो है आपका बजट सत्र ये बुलाया जाता है फरवरी में। ठीक, इसके अलावा मानसून सत्र जो होता है वो आपका बुलाया जाता है जुलाई अगस्त में, और शीत सत्र जो है वो नवंबर दिसंबर में बुलाया जाता है जनरली। ठीक, और मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का लोकतंत्र का सार किस पर आधारित है? लिखित संविधान, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है, या फिर राज्य नीतियों के निदेशक सिद्धांत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। यही भारत का लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार होती है। ठीक है, और यहाँ पर जनता ही जो होती है माई बाप होती है, मालिक होती है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कब? सशस्त्र विद्रोह होने पर, बाहरी आक्रामकता पर, युद्ध पर, या फिर ऊपर के सभी? तो इसमें जो है ऊपर के सभी हो जाएगा, मतलब सशस्त्र विद्रोह हो जाए या फिर बाहरी आक्रामकता हो जाए या फिर युद्ध हो जाए, या फिर एक और है आपका आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर भी इसको जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। 352 आर्टिकल 352 के तहत यह किया जाता है। ठीक, और यह जो है आपका जोड़ा गया था 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा यह शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो शब्द हैं आपका सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति, ये जो शब्द हैं ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे 1978 में। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं कि इसमें जो है मंत्री परिषद से अनुमोदन जरूर, मंत्री परिषद से लिखित सलाह जरूरी होती है। मतलब कि मंत्री परिषद का लिखित सलाह मिलेगा तभी राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज क्या कि आपातकाल जब घोषित हो गया उसके 1 माह के अंदर जो है इसका संसद से अनुमोदन जरूरी होता है। ठीक है, और एक बार अनुमोदन मिल गया तो 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक आपातकाल रह सकता है। 6 माह से ज्यादा नहीं रह सकता है। 6 माह के बाद भी यदि आपातकाल लागू रखना है तो फिर से अनुमोदन लेना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहला बात तो मंत्री परिषद का लिखित जो सलाह है वो जरूरी होता है। ठीक, तभी राष्ट्रपति 352 के तहत क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेंगे। दूसरा कि 1 माह के अंदर, आपातकाल लागू होने के बाद 1 माह के अंदर आपका संसद से अनुमोदन आवश्यक होता है, और संसद से अनुमोदन मिल गया तब मैक्सिमम 6 माह के लिए आपातकाल रह सकता है। अगर 6 माह से ज्यादा करना है तो फिर से अनुमोदन लेना पड़ेगा संसद का। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, जहां तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे पर दर्ज है? बिहार तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, या फिर बिहार तथा मध्य प्रदेश? यदि उस समय की बात करें तो उस समय जो है, उस समय के अनुसार, जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय के अनुसार यहाँ पर आपका बिहार तथा महाराष्ट्र आंसर सही होता। लेकिन फिलहाल लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न करें तो 80 के साथ सबसे नंबर 1 पर है आपका यूपी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 48 के साथ जो है महाराष्ट्र आता है।
ठीक है, महाराष्ट्र आता है, और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आता है जहां पर 42 है। ठीक है, पश्चिम बंगाल आता है जहां पर 42 सीट है। और बिहार में जो है एक्चुअली क्या है, उस समय क्या होता होगा, बिहार और झारखंड एक होगा जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो लोकसभा की सीटें ज्यादा होंगी, महाराष्ट्र से ज्यादा होंगी, इसलिए बिहार दूसरे नंबर पर होगा और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर होगा। लेकिन अब तो झारखंड अलग हो चुका है, तो बिहार में लोकसभा की मात्र 40 सीटें बची हुई हैं, इस कारण से बिहार जो है वो चौथे पोजीशन पर आ गया है। दूसरे पोजीशन पर महाराष्ट्र और तीसरे पोजीशन पर वेस्ट बंगाल है। लेकिन जिस समय क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से बिहार और महाराष्ट्र सही होगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। लोकसभा को अपनी सामान्य अवधि से पहले भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने विवेक पर, स्पीकर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, या फिर अध्यक्ष की सलाह पर राष्ट्रपति। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को अपनी सामान्य अवधि कितना होता है, 5 साल का होता है, उससे पहले भी भंग कर सकता है। कब, जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, लोकसभा में मेजॉरिटी न रहे गवर्नमेंट की। ठीक है, जो लोकसभा मतलब गवर्नमेंट है, सरकार है जिसकी, जैसे मोदी सरकार का आज के डेट में लोकसभा में बहुमत खत्म हो गया, तो बहुमत खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये भैया भंग कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। वैध मतों का 1/3, 1/4, 1/5, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि 1/6 यहाँ पर रिवाज है, मतलब कि जितना वैध मत डाला गया है, जितना भी लीगल वोट डाला गया है, उसका 1/6 प्राप्त कर लेता है तो जमानत बच जाएगा। 1/6 नहीं प्राप्त कर पाता है तो जमानत जब्त हो जाएगा। वर्तमान में कितना है, 25,000 रुपया जमानत राशि है लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष या फिर स्पीकर के प्रति, या फिर संसद के प्रति। देखिए, मंत्रिपरिषद जो है वो दो तरह से उत्तरदायी होती है। एक होता है सामूहिक रूप से। ठीक है, तो सामूहिक रूप से बात करें तो यह जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिगत रूप से बात करें तो यह जो है प्रेसिडेंट के प्रति यानी कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर केवल पूछा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, तो यहाँ पर व्यक्तिगत या फिर सामूहिक की बात नहीं आ रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा कहीं ऑप्शन में नहीं है। ठीक, लोकसभा कहीं ऑप्शन, या संसद में तो राज्यसभा भी आ गया, अध्यक्ष या स्पीकर के प्रति होगा नहीं, प्रधानमंत्री के प्रति होगा नहीं, तो आंसर क्या बचता है, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक, तो चलिए आगे। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो है ये याद रखिएगा, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट के प्रति। ठीक, चलो, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। 1951 की जनगणना पर, 1961, 1971, 1981 की जनगणना पर। आंसर क्या हो जाएगा, 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर आधारित है, और यह जो है आपका 84th अमेंडमेंट किया गया था, 84th अमेंडमेंट किया गया था 2001 में। उस अमेंडमेंट में कहा गया कि 2026 के बाद होने वाले प्रथम जनगणना तक जो है आपका लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी रहेगी, 543 रहेगी। ठीक है, और यह जो होगा 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 84th अमेंडमेंट 2001। ठीक है, 2026 के बाद होने वाले प्रथम जनगणना तक। ठीक, और 543 रहेगा 1971 के आधार पर। यदि किसी राज्य के स्पीकर को इस्तीफा देना होता है तो उसका इस्तीफा सौंप दिया जाता है। किसको सौंपा जाएगा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डिप्टी स्पीकर, या फिर भारत के राष्ट्रपति। ये जो है आपके अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, वो उपाध्यक्ष को सौंपेंगे, यानी कि डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा देंगे, और डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर को अपना इस्तीफा देंगे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को अपना इस्तीफा देते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि राज्यसभा जो है वो अस्थाई सदन है, उसको भंग किया ही नहीं जा सकता।
हाँ, ये जरूर है कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के, वो प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम और सत्ता संपन्न। अब इसमें कौन सा शब्द सबसे पहले आया है, यही बताना है आपको। तो यहाँ पर आप जब प्रस्तावना देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सबसे पहले क्या किया गया है? सार्वभौम सत्ता संपन्न, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेन। सबसे पहला शब्द कौन सा है? सोवरिन है। उसके बाद सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी है, फिर आपका सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष है, उसके बाद डेमोक्रेटिक यानी कि जनतंत्र, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्रात्मक है, और उसके बाद रिपब्लिक यानी कि गणराज्य है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रस्तावना याद होगा तो आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा, हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा जो होती है उसमें लोकसभा का नेता कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या फिर एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। फॉर डिस्कशन एंड पासिंग ऑफ एनी सच बिल ऑन विच बोथ हाउसेज हैव डिफरेंट ओपिनियन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल चौथा। ठीक है, किसी के भी चुनाव के लिए ये नहीं किया जाता है संयुक्त अधिवेशन, और संविधान संशोधन के लिए भी नहीं किया जाता है। कोई भी ऐसा विधेयक जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक, अब इसमें जो है आप याद रखिएगा एक और आर्टिकल है 118(4). इसके तहत क्या बताया गया है कि संयुक्त अधिवेशन जो होगा उसमें अध्यक्षता कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे। लोकसभा के स्पीकर जो है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी राज्य के विधान परिषद का निर्माण या विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्रीय संसद के द्वारा, या फिर राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। जी हाँ, राज्यपाल कोई सिफारिश नहीं करते हैं। यहाँ पर जो है संसद यदि चाहे तो क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है या फिर विघटन कर सकती है विधान परिषद का, और इसके लिए जो है राज्य की विधानसभा जो होती है वो एक प्रस्ताव पारित करके जरूर भेजती है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार फिर जो है संसद में प्रस्ताव ला करके और फिर उसको पास कर देती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ठीक है, तो केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। अब इसमें जो है केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, कहाँ पर है? केवल बिहार में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केवल 4। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि विधान परिषद कहाँ कहाँ है। विधान परिषद जो है यदि हम बात करें सबसे पहले तो विधान परिषद जो है वो आपका कहाँ कहाँ है? बिहार में है और यूपी में है। दो का जोड़ा लगा के हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 6 हैं। ठीक है, बिहार प्लस यूपी, उसके बाद कर्नाटका प्लस महाराष्ट्र। ठीक है, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। ठीक है, तो ये 6 जो स्टेट हैं उसी में आपके हैं। अब देखिए एपी और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सटे हुए हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र एक तरफ है, सटे हुए हैं। यदि मैप की बात करें भारत के मैप की, और बिहार यूपी दोनों सटे हुए हैं। तो ये दो का जोड़ा बना करके याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, है ना? तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चल आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 70, 170, 176, 178 या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 जो है
वो विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में दिया हुआ है। विधानसभा की संरचना के बारे में किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 170 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें तो 176 में जो है, ये जो 176 है इसमें दिया हुआ है जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है ना, वो दिया हुआ है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो होता है उसके बारे में दिया हुआ है 176 में। और 178 की बात करें तो इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया हुआ है। अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर, ठीक है, इनके बारे में दिया हुआ है। ठीक, तो ये तीनों अनुच्छेद हम लोगों ने देख लिया, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 170 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने स्पीकर को सत्र बुलाने का निर्देश दिया है। उसके पास उपरोक्तानुसार कार्य करने की शक्ति है। किस आर्टिकल के अनुसार राज्यपाल जो है वो स्पीकर को सत्र बुलाने का निर्देश दे सकते हैं? अनुच्छेद 172, 175, 175(2) या फिर अनुच्छेद 176? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 175(2). अनुच्छेद 175(2) के तहत राज्यपाल को अधिकार है कि वह स्पीकर को सत्र बुलाने का निर्देश दें। विशेष सत्र ये होता है, कोई भी अगर विशेष कारण हो तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाने का निर्देश राज्यपाल देते हैं। ठीक है, जनरली ये कब होता है? जब विधानसभा में जो सरकार है उसको बहुमत प्राप्त नहीं है और उसको जो है अविश्वास मतलब विश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश करना है कि हाँ भैया हमारे पास विश्वास प्राप्त है सभी विधायकों का, यह दिखाना है उसको, तब जाकर के ये विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और राज्यपाल निर्देश देते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। योजना आयोग का गठन किया गया था 1949 में, 50 में, 51 में या फिर 52 में? योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, इसका गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1952। 1952 में योजना आयोग का गठन किया गया था। सॉरी 1950 में, सॉरी 1952 नहीं होगा, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। कब? 15 मार्च को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के एजेंडों को कौन मंजूरी देता है? ठीक, अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के एजेंडे को कौन मंजूरी देता है? हु फाइनली अप्रूव्स द एजेंडा ऑफ 5 years प्लान? अध्यक्ष, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर इनमें से कोई नहीं? अब इसको कौन देगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो होगी वो 5 year प्लान्स को अनुमति देगी। अब तो 5 year प्लान बंद हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब होता था उसके बारे में बता रहा हूँ। और ये जो आपका ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का। और यह जो है एक कार्यकारी निकाय है, कार्यकारी निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री के अलावा इसमें जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स भी भाग लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स भी जो होते हैं वो भी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। और यह कब से शुरू हुआ? 1967 से। 1967 के पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स एनडीसी के पार्ट नहीं होते थे, लेकिन 1967 से कैबिनेट मिनिस्टर्स भी एनडीसी के पार्ट होने लगे। इसके अलावा सभी राज्यों के सीएम्स जो होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज के जो प्रमुख हैं वो भाग लेते हैं, उपराज्यपाल हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो लोग भाग लेंगे। और इसके अलावा योजना आयोग के जो सदस्य होंगे, प्लानिंग कमीशन के जो सदस्य होंगे वो भी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं, या फिर प्रमुख जो होते हैं वो पीएम होते हैं। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स भाग लेंगे, सीएम्स भाग लेंगे, यूनियन टेरिटरीज के जो आपके होते हैं प्रमुख वो भाग लेंगे और प्लानिंग कमीशन के सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? सरकारी विभाग है, सलाहकार निकाय है, स्वायत्त निगम है या फिर एक मंत्रालय? मंत्रालय तो होगा नहीं, सरकारी विभाग भी नहीं होगा, स्वायत्त निगम भी नहीं है, ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन भी नहीं है। ये क्या है? एक सलाहकारी निकाय है। याद रखिएगा, योजना आयोग जो है वो एक सलाहकारी निकाय है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर? आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, भारत के
संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या फिर 15 नवंबर 1949। आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अंगीकृत एवं आत्मार्पित किया जाता है, इस तरीके से संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ठीक है, और यही कारण है कि आपका संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है आपका संविधान दिवस। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 40वां संशोधन अधिनियम, 43वां, 42वां या फिर 39वां? देखिए, अधिकतर चीजों में एक ट्रिक बता देता हूं। अगर जोड़ने की बात की जाए, जोड़ने की बात की जाए तो 42nd अमेंडमेंट दे दीजिए 1976, और अगर हटाने की बात की जाए तो आप 44th अमेंडमेंट दीजिए 1978। ठीक है, दरअसल क्या हुआ कि इंदिरा गांधी उस समय सरकार में थी, ठीक है, 1976 में, और वो एक 42nd अमेंडमेंट लाई जिसको कि क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को, और उसमें बहुत सारा चीज संविधान में जोड़ दी थी। उसके बाद आपकी जनता पार्टी की सरकार आई 2 ही साल के बाद, और 44th अमेंडमेंट करके उसने बहुत सारी चीजों को हटा दिया। ठीक है, तो यहां पर भी जोड़ने की बात की जा रही है मौलिक कर्तव्यों को, तो जोड़ा कब गया? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया 1976 में। लेकिन उस समय जो है केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किसके संस्तुति पर? स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर। स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है किसके संस्तुति पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात की थी, लेकिन जोड़ा गया कितना? 10। और फिर से एक लास्ट वाला 11वां जो है वो भी जोड़ दिया गया। ये कब जोड़ा गया? 11वां जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चल आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या फिर केवल लोकसभा के प्रति? देखिए यहां पर दे दिया है केवल लोकसभा के प्रति, तो आंसर क्या दे देंगे? केवल लोकसभा के प्रति दे देंगे। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद पूछा जा रहा है, मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो मैंने आपको बताया क्या था कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं है क्षमा करने की शक्ति, न्यायमूर्ति को हटाने की शक्ति, आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति या फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति बिल्कुल है, क्षमा करने की भी शक्ति है और आपातकाल की घोषणा करने की भी शक्ति है। न्यायमूर्ति यानी कि जो जस्टिस है, कोर्ट के जस्टिस जो है, उनको हटाने की शक्ति नहीं है। वो या तो इस्तीफा देंगे या फिर उन पर अभियोग लगाया जाएगा, महाभियोग लगाया जाएगा, तभी उनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उनको नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर यदि हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 72 के तहत, 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा जो है वो किसके तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को मिला है अनुच्छेद 123 के तहत। और अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करते हैं वो कितने माह तक वैलिड रहता है? कितने दिनों तक वैलिड रहता है? 6 सप्ताह तक। ठीक है, तो ये जो वैलिडिटी होगी उसकी 6 सप्ताह होगी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि सभी सदस्य आजीवन के लिए सदस्य होते हैं? बिल्कुल नहीं, 6 साल के लिए होते हैं सब। इन्हें भंग नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। हर साल, हर 2 साल में कोई ना कोई सदस्य रिटायर होता है, गलत बात है। हर 2 साल में 1/3, 1/3 सदस्य रिटायर होता है, तो ये भी गलत हो गया। और बी और सी दोनों बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? केवल बी, मतलब कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये आंसर हो जाएगा। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। ठीक, इसी कारण से यह जो है परमानेंट हाउस है। और यह जो है आर्टिकल 80 में दिया हुआ है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 80 में दिया हुआ है कि यह जो है अस्थायी सदस्य है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के विधानसभाओं में शामिल हैं विधान परिषद और राज्यपाल? बिल्कुल नहीं, विधानसभा अलग होती है।
विधानसभा और विधान परिषद बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। विधानसभा और राज्यपाल, विधानसभा और राज्यपाल देख लेते हैं। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां यह मौजूद है। देखिए यहाँ पर विधानसभा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, लेजिस्लेचर दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स इंक्लूड्स, तो यहाँ पर विधानसभा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, विधानमंडल होना चाहिए। ठीक है, विधानमंडल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल में कौन कौन होते हैं, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, और कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं जो भी दिया हुआ, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां यह मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, केवल 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, केवल 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द मंत्री परिषद संविधान में एक बार प्रयोग किया जाता है जहां अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में या फिर अनुच्छेद 76 में। देखिए किसी भी अनुच्छेद में कहीं भी मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, सिर्फ एक जगह आर्टिकल 352 में मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में किया गया है। ठीक है, और यह भी जो है वो जोड़ा गया था कब, 44th अमेंडमेंट के तहत जो है 1978 में यह जो है शब्द आया था। ठीक, और इसमें मंत्री परिषद की परिभाषा दी हुई है कि 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर के बनेगा। एक तो हो जाएगा आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, जो कि आपके केंद्रीय स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद होते हैं राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, और एक होते हैं उप मंत्री। ये तीनों को मिला करके तब जा करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, नहीं शब्द पर गौर कीजिएगा, जन्म से, प्राकृतिक रूप से, भारतीय संघ में एक नए क्षेत्र को शामिल करके, या फिर भारतीय बैंकों में धन जमा करने से। बिल्कुल नहीं, भारतीय बैंक में कोई भी धन जमा कर देगा तो भारतीय नागरिक हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। विदेशी भी भारतीय बैंक में अगर पैसा जमा कर दे तो क्या भारतीय नागरिक हो जाएंगे, एकदम नहीं। तो जन्म से मिल सकता है, प्राकृतिक रूप से हो सकता है, या फिर भारतीय संघ में कोई नया क्षेत्र शामिल किया जाएगा तो वहां के लोगों को मिल सकता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए, सामान्य चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई, 72वां संविधान संशोधन, 62वां, 61वां या फिर 71वां संविधान संशोधन। आंसर क्या हो जाएगा, 61वां अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के जरिए जो है किया गया था। पहले जो 21 साल आयु हुआ करता था मतदान करने का, उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया था, याद जरूर रखिएगा। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर मैं एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे जो मंत्री परिषद की बात की जा रही है, इसमें आप याद रखिएगा कि मंत्री परिषद में सदस्यों की जो संख्या होगी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में टोटल जो मिनिस्टर्स होंगे वो कितने होंगे, तो 15% से अधिक नहीं होंगे। लोकसभा में जितने सीट हैं उसके 15% से अधिक नहीं होंगे। ठीक, ये याद रखिएगा, और ये पीएम सहित, प्रधानमंत्री सहित। ठीक है, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या। चलिए आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर 10, 15, 12 या फिर 20। आंसर क्या हो जाएगा, 12। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है, ये भी दिया हुआ है आपका आर्टिकल 80 में दिया हुआ है। और जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किस किस क्षेत्र से होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साहित्य क्षेत्र से होते हैं, या फिर विज्ञान से होते हैं, या फिर कला से होते हैं, या फिर आपका समाज सेवा से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसमें एक अपवाद है, ठीक है, खेल क्षेत्र से, क्योंकि इसमें जो है खेल क्षेत्र को जोड़ करके सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1949 में, 52 में, 51 में या फिर 54 में। आंसर क्या हो जाएगा, 1952 में। कहा जाता है कि 1951-52 के शीतकाल में यह चुनाव हुआ था। ठीक है, शीतकाल में, ठंडा के समय में हुआ था यह चुनाव, तो 1952 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद हैं, 300 से अधिक, 350 से अधिक, 400 से अधिक या फिर
500 अनुच्छेद। आंसर क्या हो जाएगा? 400 से अधिक अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जैक्ट संख्या क्या है वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि डेली नए नए अनुच्छेद जोड़े जाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग टोटल अमेंडमेंट वगैरह सबकी बात कर दें तो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक है, जो मैंने इंटरनेट पर देखा तो 470 अनुच्छेद दे रहा था, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये पहले भी देख चुके हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण विधानसभा का अधिकार। ये विधानसभा नहीं, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार, मतलब घूमने का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, लेकिन इसको जो है अब अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। ठीक है, 300 क में रख दिया गया है, यानी कि इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक, याद जरूर रखिएगा, मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और यह मैंने आपको बताया था, ये जो है आपका भाग 300 का जो है वो भाग किसमें है? भाग 12 में रख दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए 44th अमेंडमेंट किया गया था 1978। ठीक, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता दिया। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान द्वारा संघ सरकार की कार्यकारी शक्ति कौन रखता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर उपरोक्त तीनों। भारत के संविधान द्वारा संघ सरकार की कार्यकारी शक्ति कौन रखता है? देखिए, संविधान के हिसाब से पूछा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आर्टिकल 53(1) में कहा गया है। ठीक है, और ये जो कार्यकारी शक्ति है उसका या तो वो खुद प्रयोग करेगा या फिर अपने अधीन जो मंत्री हैं या फिर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रयोग कराएगा। यह दिया हुआ है आपका आर्टिकल 53(1) में, याद जरूर रखिएगा आंसर। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, कहां से आते हैं? संसद के सदस्य होते हैं। संसद का कोई सदस्य नहीं, बिल्कुल गलत, संसद के सदस्य होना अनिवार्य है 6 महीने के अंदर। लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों से सदस्य, तो ये जो है लोकसभा से आते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा से सदस्य बन के आते हैं। बाकी मनमोहन सिंह की बात करें तो वो राज्यसभा सदस्य थे असम से, और वहां से चुन करके आते थे, राज्यसभा सदस्य होते हुए ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते थे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बनारस से चुन करके आते हैं। ठीक है, एमपी है बनारस के, और फिर जो है आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि विधायिका का अंग होना जरूरी है, लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, वरना 6 महीने तक अगर सदस्य नहीं है तो उनको पद छोड़ना पड़ जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो कम से कम पूछा जा रहा है तो वर्ष में 2 बार होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि 2 सत्रों के बीच का जो मैक्सिमम अवधि होगा वो कितना होगा? 6 माह होगा। ठीक है, तो यह 2 बार बुलाया जाएगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या फिर आजीवन। मैंने आपको बताया था 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल के बाद यहाँ से रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यह आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? मैंने अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से टोटल 80 सदस्य जाते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ से 42 सदस्य जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ से 29 सदस्य जाते हैं, और बिहार की बात करें तो यहाँ से 40 सदस्य जाते हैं। सबसे अधिक कहां से जाएंगे? उत्तर प्रदेश से जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यह पूछा जा रहा है। 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा, मतलब 1950 में संसद में एक अधिनियम पारित करके भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, या फिर भारतीय संविधान के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत किया गया है, क्योंकि इसके लिए आर्टिकल है ना, आर्टिकल 124 है
ठीक है। तो आर्टिकल 124 के तहत जो है, और इसके बारे में दिया हुआ है आपका 124 से लेकर और 147 तक, 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में, गठन के बारे में, उनके कार्य और शक्तियों के बारे में। ठीक है, और यह जो है आपका भाग 5 में है, संविधान के भाग 5 में है, अध्याय 4 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अध्याय 4 में। ठीक है, तो चूंकि ये संविधान के तहत बनाया गया है, संविधान में दिया हुआ है, इसलिए संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, यह भी पहले देख चुके हैं। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार बिल्कुल नहीं, यहाँ पर अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यही सबसे सटीक आंसर है, तो यही हो जाएगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पर जो है आर्टिकल 85 काम आता है, यहाँ पर जो है आपका आर्टिकल 85 में ये दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सफलता पूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की? आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय जनता की, क्योंकि यह जो है आपका जनता इसमें भागीदारी होती है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? जनता होती है ना, तो जनता जो है वो भागीदार नहीं होगी तो फिर पंचायत राज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता से, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1950, 51, 52 या फिर 53? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी भारत में, वह हुई थी 2 नवंबर 1952 को। ठीक है, 2 नवंबर 1952 को हुई थी, और यह जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के जरिए जो है लाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1952 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भूमि सुधार अंतर्गत आता है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची। भूमि सुधार जो है, लैंड रिफॉर्म जो है, वो किसके अंतर्गत आएगा? स्टेट लिस्ट में आएगा, याद रखिएगा। तो देख लेते हैं, 70 क्वेश्चन हो गया है, आगे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे एक ही में नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं हूं चंद्रवर्धन, लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे और भी वीडियो जाएंगे तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए।